अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ और मैं हूं मोहम्मद आसिम खान। आसिम, हम ईरान अमेरिका जंग की बात कर रहे हैं और मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि इस जंग से बहुत नुकसानात हुए। डेफिनेटली बहुत नुकसान हुआ, बहुत ममालिक को नुकसान हुआ, बहुत शोबों को नुकसान हुआ। लेकिन आसिम, आपको मालूम है कि कुछ ममालिक और बाज़ शोबों को इस अमेरिका ईरान जंग की वजह से बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बिल्कुल नौशीन, बहुत सारे ममालिक को, बहुत सारे शोबों को, मालियाती इदारों को बहुत ज़्यादा माली फ़वाइद हुए और बाज़ ममालिक ने तस्वीराती तौर पे बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सफारती महाज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया में बहुत नुमायाँ होकर उभरा है। कबल इसके कि नौशीन हम आगे बढ़ें, अपने इस इंतहाई भारी भरकम और सकील मौजू को आगे लेके चलें, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आज हम बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद से हम जो है वो तकरीबन 53 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करके, फासला तय करके आए हैं और ये जगह है वाह गार्डन। और आपकी इसके साथ बहुत ज़्यादा यादें भी वाबस्ता हैं। मैंने पहली बार इस जगह का तफसील से जो विजिट किया वो आपके साथ ही किया था, तो आप ज़रा बताइए कि ये जगह क्या है। बिल्कुल, आज जब हम ऑफिस से निकले तो मैंने सोचा कि आज एक खूबसूरत सी जगह पर अपना ये शो रिकॉर्ड किया जाए, जो कि वाह गार्डन है। और आसिम, हम जब भी वाह गार्डन आते हैं ना, एक खूबसूरत हवा चलने लग जाती है, ठंड हो जाती है बिल्कुल। हालांकि आज काफ़ी गर्म दिन था, लेकिन वाह गार्डन में मुस्तकिल हवा चल रही है। पानी जो है उसकी वजह से भी हर तरफ पानी की छोटी छोटी जो चैनल्स हैं वो बह रही हैं। एक बड़ा पूल पॉन्ड भी आपको पता है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा सा हौज है यहाँ पर पानी का। तो काफ़ी दिलफरेब मौसम हुआ है, हवाएं भी बड़ी खूबसूरत चल रही हैं। और इस जगह का नाम भी आपको पता है, बादशाह की वजह से वाह रखा गया था। गालिबन जहांगीर बादशाह थे या अकबर बादशाह, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन वो जब इस जगह से गुजरे तो उन्होंने इस जगह की खूबसूरती को देखकर कहा वाह, जिसकी वजह से वाह का नाम वाह रखा गया। हाँ नौशीन, ये बात बताना बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि लोग आमतौर पे जब रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से आते हैं, पेशावर की जानब जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया है। ट्रैफिक जैम होता है, उसके अलावा बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उसके अलावा मकामी आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो लोग फंसते हैं। लेकिन अगर आप जब ये जो मुग़ल गार्डन्स की तरफ मुड़ें, जिन्हें आमतौर पे वाह गार्डन कहा जाता है, तो बड़ा खूबसूरत सा एक एहसास होता है। और मुझे लगता है कि ये हवा शायद जो है वो लोगों को वेलकम करने के लिए चल पड़ती है। बिल्कुल आसिम, तो हम आते हैं अब आज के टॉपिक की जानिब, और वो टॉपिक है हमारा कि इस ईरान अमेरिका जंग से किन किन ममालिक को क्या क्या फ़ायदे हुए और कौन कौन से शोबे ऐसे हैं दुनिया के जिनको फ़ायदा हुआ। तो आसिम, हम ममालिक से शुरू करते हैं। आपको पता है रशिया बड़े दिनों से बेचारा बड़ा परेशान था, यूक्रेन वॉर लगी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन ये जो ईरान अमेरिका वॉर है आसिम, ये रशिया के लिए एक स्पेस लेकर आई। उसके ऊपर से एक तो वेस्टर्न जो आंखें गड़ी हुई थी उसके ऊपर वो हट गई। फिर सैंक्शंस उसके ऊपर से ऑयल के हवाले से जो अमेरिका ने और दुनिया ने लगाई हुई थी वो भी ईज ऑफ हो गई आसिम, बहुत हद तक। तो रशिया के हवाले से फिर पहले शुरू किया जाए कि रशिया ने इस हवाले से नौशीन मैं आपके साथ कुछ दिलचस्प सी जो है वो मालूमात शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने रशिया की बात की तो रशिया को आप देखें कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफे से और रशिया के लिए ये यूरोप की मार्केट्स ओपन होने की वजह से $100 अरब बराह रास्त उसकी जो है वो जेब में चले गया, कौमी ख़जाने में शामिल हो गया। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि आबनाए हॉर्मुज़ जो था ये बंद हुआ और मुतबादिल रूट्स पे जो है वो नज़रें पड़ना शुरू हुई। और यूरोप के लिए ख़ास तौर पे तेल का मामला बहुत गंभीर सूरत अख्तियार कर गया था, और गैस का बिलखसूस, तो उसमें रूस ने बहुत फ़ायदा उठाया। और कीमतें चूँकि आलमी मंडी में मुसलसल बढ़ रही थी, तो सिर्फ पिछले जो है वो एक महीने के दौरान $100 अरब जो है रूस कमा चुका है। बिल्कुल, तकरीबन डबल कर गया वो अपने प्रॉफिट को। और आसिम, पता है कि रशिया की जो ऑयल की प्राइस थी वो थी $60 बैरल, जो बढ़ के $90 बैरल चली गई। और आसिम, क्रूड ऑयल की वजह से उनको फ़ायदा हुआ, यूरोप उनकी तरफ शिफ्ट किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना और इंडिया। और मैं अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके मुताबिक अमेरिका ने, क्योंकि इंडिया को इजाज़त दे दी कि वो रूस से ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर ले, तो रूस से जब इंडिया चाइना की जानिब जो शिप्स जा रहे थे, मैंने पढ़ा कि वो इंडिया की जानिब चले गए। और आप ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया ने फिर इस ऑयल से कैसे बेनिफिट किया। नौशीन, एक तो इंडिया ने जो पहले बहुत ज़्यादा अमेरिका के दबाव में था, उसने रूस से तेल ख़रीदा। जब रूस से तेल ख़रीदा तो उसने दो काम किए। उसने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसको अपने
इस मकसद कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि अक्लमंदी का ये मुजाहरा किया कि उसने अपने जो ज़खायर थे, डोमेस्टिक ज़खायर, उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, ताकि जो है अगर ये जंग आगे जो है वो बढ़ती है और तवील होती है तो उसके बाद उसके पास ज़खायर मौजूद होने चाहिए, यकदम वो दबाव में ना आ जाए और इतनी ज़्यादा कीमतें ना बढ़ाना पड़े कि अवाम सड़कों पे आ जाएं या अवाम की चीखें निकल जाएं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक तो ये काम किया, और दूसरा जो है उसने ये किया कि रिफाइनरी जो थी उसके पास, आपने देखा होगा कि कुछ ही अरसा पहले अमेरिकी सदर के साथ उनकी बातचीत हुई थी और ख़ास तौर पे उन्हें इजाज़त दी गई थी कि ठीक है आप रूस से ख़ाम तेल ख़रीद सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए जो एक टेलर्ड हार्डवेयर था उसका बंदोबस्त किया हंगामी बुनियादों पे, और वो रिफाइन करना शुरू किया। तो आगे बढ़ के मैं आपके साथ जब वो इसके बाकायदा तौर पे आदाद व शुमार जो है वो शेयर करूंगा। तो आप अभी बता दें हमारे व्यूअर्स को कि इंडिया ने फिर जब रूस की जानिब से, क्योंकि डेफिनेटली रूस के क्रूड के को ऑयल को रिफाइन करने के लिए अलग से रिफाइनरी की ज़रूरत होती है, तो फिर इंडिया ने उसको रिफाइनरीज के जरिए अपनी रिफाइन की, क्योंकि रशिया के और इंडिया के सबसे पहला तो आप अगर देखें, जैसे मैंने कहा कि जो रिफाइंड पेट्रोलियम के शोबे में भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की इसी अरसे के दौरान, और उसने जो है क्या किया कि भारतीय रिफाइनरीज जो थी जैसे रिलायंस है, उसके अलावा जो है वो रोनेस्पेट है, इन्होंने इश्तराक किया और 15 से 20 अरब डॉलर जो है फौरी तौर पे उनकी मईशत में इंजेक्ट हुए, उसके अंदर जो है वो शामिल हो गए। फिर जो है वो आप देखें कि लॉजिस्टिक और आईटी के शोबे के अंदर भारत ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आपको मालूम है कि यूएई वहाँ पे जो है वो आईटी का बहुत मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था और उसको कोई पहुंच नहीं पा रहा था, और ईरान ने उसको हिट किया। ईरान ने जो है वो उसको बराह रास्त हिट किया था इस जंग के दौरान। तो उसमें क्या हुआ कि एक भगदड़ किसी कैफियत थी कंपनीज के लिए, और इतनी जल्दी बड़े अपने 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 जो उनकी होम मार्केट्स थी वहाँ पे शिफ्ट करना भी उनके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद न था। उनका जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, उनका ह्यूमन रिसोर्स भी उधर डिप्लॉयड था, उसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो उन्हें करीब में जो है वो कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और डिज़ास्टर रिकवरी एक चाहिए था। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि भारत में जो है वो बेंगलोर और फिर हैदराबाद का रुख किया। भारत ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए और मराहत का ऐलान किया। और आप देखें कि 10% जो है उनका सिर्फ एक महीने के दौरान, उनके पिछले पूरे साल के दौरान जो उन्होंने आईटी से कमाया था, और 10% यकदम से उन्होंने बूस्ट किया पिछले पूरे साल की कमाई से। आप यहाँ से अंदाजा कर देख लेना कि इंडिया ने ऑयल से भी कमा लिया इसमें, यानी कि मतलब है, और आईटी के सेक्टर में वो खींच कर अपनी तरफ ले गया। फिर नौशीन उन्होंने दिफाई शोबे के अंदर, हम समझ रहे हैं कि भारत जो है वो इस वक्त साइड पे बैठा हुआ है, उसका कोई किरदार नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने दिफाई शोबे के अंदर जो है आप देखें कि उन्होंने पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स थी उन्होंने उसका एक हदफ रखा हुआ था और उससे भी वो ऊपर चले गए। खाली एक साल का जो हदफ था उसमें उन्होंने जो है वो 5 अरब डॉलर जो थे, 5 अरब अमेरिकी डॉलर, वो उन्होंने न सिर्फ पूरा किया बल्कि अब जो है अगर ये जंग एक महीना भी दोबारा अगर जो वो इसी स्टेट पे रहती है, यानी अभी इस वक्त जो वो लड़ाई बाकायदा तौर पे नहीं हो रही लेकिन एक खौफ का समा है, तो इसमें जो है वो तकरीबन वो दोबारा 2.5 से 3% जो है वो 2.5 से 3 अरब डॉलर मजीद कमा सकता है एक महीने के दौरान। ठीक है, तो आसिम अब बात करते हैं फिर वेनेजुएला की, एक और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ममालिक में से एक है, और वेनेजुएला के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस थी और अब अमेरिका ने क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया और उसका वेनेजुएला का तेल अमेरिका का तेल है, तो वेनेजुएला को काफ़ी रिलीफ मिला और अब वो काफ़ी उसने अपनी प्रोडक्शन जो है बढ़ा दी। बल्कि मैंने पढ़ रही थी कि कुछ एनर्जी की कंपनीज है, जैसे शेवरॉन शायद नाम है, वो अमेरिका की, उन्होंने जाकर वेनेजुएला में काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जो ऑयल सेक्टर है, सबसे पहले तो हमने देखा कि ऑयल सेक्टर में हम सारा टाइम बोल रहे थे जीसीसी कंट्रीज ने जो है वो बहुत लूज कर लिया ऑयल सेक्टर में, लेकिन उसका फेवर किन ममालिक हो गई, रशिया को गई, वेनेजुएला को गई, जिनके जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी राइज कर गई। आसिफ, आप वैसे तो जिक्र कर चुके हैं, मैंने सोचा था अलग से हम लोगों को सरप्राइज करेंगे इस अपनी बात से, लेकिन सेकंड नंबर पे मैंने उस टॉपिक को रखा है क्योंकि ऑयल के बारे में सब लोग जानते थे कि ऑयल का मसला है।
आसिम एक शोबा जिसने बहुत तेजी से तरक्की की है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त कमा रहा है। हम बिल्कुल भूले, वैसे हमें पता है कि हर दफा क्या होता है हर जंग में, लेकिन जो सबसे बड़ा शोबा जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कमा रहे हैं आसिम, वो है डिफेंस इंडस्ट्री। और डिफेंस इंडस्ट्री आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो है अमेरिका के अंदर। तो आसिम आपको पता है अमेरिका में जो 3 डिफेंस की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनका आज हम जिक्र करते हैं। RTX जो कि इंटरसेप्टर्स है, मतलब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। साथ में है नॉर्थरोप ग्रूमन, ये मिसाइल कंपनी। और फिर लॉकहीड मार्टिन, ये F6 और F-35 बनाने वाले कंपनी है। यानी कि आसिम जहाज़ों, फाइटर जहाज़, साथ में मिसाइल, इंटरसेप्टर्स, रॉकेट्स, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनी थी आसिम, उनके प्रॉफिट स्काई रॉकेट चले गए हैं। उनको डिमांड्स आना शुरू हो गई हैं और उनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं स्टॉक मार्केट में। और जैसे मैं पढ़ी थी कि शायद लॉकहीड मार्टिन, सही से मुझे नाम थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, लेकिन आई गेस यही है, 3%, RTX का 4.5%, जबकि नॉर्थरोप ग्रूमन का 5% जो स्टॉक्स में है वो भी इजाफा हो गया है। मशीन, इसमें एक चीज़ जो सामने रहनी चाहिए कि डिफेंस आज के दौर में ना सिर्फ जो है वो तोपें, तलवारें या गोला बारूद नहीं है। इसमें जो है वो आपको IT को साथ क्लब करना पड़ता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आ गई है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेपन्स की बात करें तो वेपन्स के अंदर जो है, जो अमेरिकी कंपनियां हैं उन्होंने 120 अरब डॉलर कमा लिए। अच्छा, वो हाइड भी कर रही है, मैंने सुना है कि वो हाइड कर रही है अपनी, लेकिन जो एक रफ सा एस्टिमेट है इब्तदाई तौर पे जो अंदाजा लगाया गया है वो 120 अरब डॉलर का है। और मजमूई तौर पे पूरी दुनिया में जो डिफेंस प्रोडक्शन थी उनकी मांग में इतना ज्यादा इजाफा हुआ कि इन खाली जो है वो 28 फरवरी से लेके आज दिन तक, आज यानी 4 मई है, 4 मई तक 40% जो है उनकी मांग में इजाफा हुआ है। और मुनाफा, बल्कि मांग में तो इजाफा हुआ, 40% मुनाफा कमा चुकी हैं। बिल्कुल, मैं पढ़ रही थी कि शायद 110% RTX जो है वो अपना प्रॉफिट बूस्ट कर गई है। और आसिम आपको मालूम है कि अमेरिका ने बहुत, हम हमेशा कहते हैं अमेरिका जो है बहुत असलहा बेचता है ना, तो उसने ये मौका गनीमत जाना और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसने इसराइल को बहुत ज़्यादा असलहा बेचा है। F-35 तैयारे इसराइल अमेरिका से खरीद रहा है। इसके साथ साथ जिन ममालिक से अमेरिका ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है वो है GCC ममालिक, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और UAE। आसिम, पहले तो उन सारों के पास अच्छा डिफेंस का निज़ाम था, लेकिन उनको इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए। ईरान मुस्तकिल ड्रोन्स भेज रहा था, मिसाइल्स भेज रहा था, तो अब तो उनको इंटरसेप्ट करना था। तो उन सारे ममालिक ने अरबों डॉलर्स के गालिबन अमेरिका की कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, क्योंकि उनको इंटरसेप्टर्स चाहिए, उनको अब मिसाइल भी चाहिए, उनको लड़ाका तैयारे चाहिए, F-35 चाहिए। तो मतलब अमेरिका की जो फाइटर जेट्स की कंपनीज है, अमेरिका की जो मिसाइल की कंपनीज है, अमेरिका की ड्रोन्स की कंपनीज, आसिम उनका प्रॉफिट हम देख रहे हैं बिल्कुल जैसे शूट अप कर रहे हैं। इसमें ना टर्की ने भी आसिम फायदा उठा लिया। टर्की ने भी फिर अपने आप को मार्केट में पेश किया। इसके साथ साथ एक और कंट्री यूक्रेन ने काफी स्मार्ट प्ले किया। रशिया के साथ उनकी वॉर चल रही है, लेकिन उनके पास ड्रोन इंटरसेप्टिंग बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटीज आ गई हैं और उन्होंने उस शोबे में UAE, सऊदी अरेबिया के साथ भी मुआहदा कर लिया। अंदाजा करें कि आपने इंटरसेप्टर्स की बात की और साथ जो हमने बात की IT इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके अंदर जो इन्वॉल्व है और AI की, तो आप अंदाज़ा यहाँ से करें कि 80 अरब डॉलर खाली ये जो हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये अपने दिफा के लिए इन्होंने इंजेक्ट की है इस शोबे के अंदर। 80 अरब डॉलर पिछले चंद दिनों के अंदर, समझ लें यानी 50 दिन है, 60 दिन है, उस दौरान अपने दिफा के लिए, ताकि जो वो साइबर जो एरा है आज, साइबर रजीम है, इसके अंदर जो है वो लोग साइबर सिक्योरिटी के शोबे के अंदर, हाँ जी, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और आपको पता है कि दिफाई तनसीबात और आपके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनमें सारे में ये चीज इन्वॉल्व है, AI इन्वॉल्व है। तो 80 अरब डॉलर जो है खाली साइबर अटैक से बचने के लिए लगाएगा, बाकी चीजें एक तरफ है। बिल्कुल, आपसे मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान को भी इससे बेनिफिट करना चाहिए। गो के पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है और इसी टाइम पर हमने वहाँ पर अपनी फोर्सेस भी भेजी हैं और हम वहाँ पे मौजूद है क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। लेकिन आसिम, आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव डन मोर, बिकॉज पाकिस्तान के पास डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास काफ़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है हमारे पास। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर भी आपको पता है POF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बहुत बड़ी असलहे की फैक्ट्री है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के
पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास सोल्जर्स हैं। और आपको याद होगा कि बहरीन भी, पाकिस्तान जब बहरीन में अनरेस्ट था तो उन्होंने पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो हायर की थी। और इसी तरह पाकिस्तान अब इन कंट्रीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ना सिर्फ अपनी डिफेंस प्रोडक्शन, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान के पास डिफेंस का मटेरियल मौजूद है, आर्म्स एम्यूनेशन बेच सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो है, बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को इस हवाले से यकीनी तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ भी हमारी तरफ देखते तो हैं। नौशीन, मैं अभी जब ये स्टडी कर रहा था और रिसर्च पे हम लोग जो है वो वीकेंड भी लगा चुके हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई है जब मैंने कामयाबियों को ट्रांसलेट करना चाहा आदाद शुमार के अंदर, तो मुझे कोई बड़े आदाद शुमार नहीं मिले, माँ सिवाय ऐसे कि हमने जो है दुनिया में एक अपनी प्रोफाइल को री इमेजिन करवाया। बिल्कुल, पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे सामने आया है। आलमी सतह पे हमारी सफारती कोशिशों को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। और पाकिस्तान जो कि इसकी प्रोफाइल इससे पहले क्या थी कि ये डेस्टिनेशन है टेररिज्म के लिए और एक हब है डेस्टिनेशन का, इसका टेररिज्म का और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। अभी अफगानिस्तान एक इररिलेवेंट कंट्री है, लेकिन हम जो है वो मेन स्ट्रीम तो हुए हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो इंसानी तरक्की है, यानी इंसानी ज़राए और वसाइल, इसके ऊपर फोकस करना होगा। आपको अपना ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करना होगा। इसी तरीके से आपको आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, देखिए भारत की तरफ क्यों जाते हैं ममालिक। भारत ने शहरों के शहर आईटी के नाम पे, बेंगलोर का नाम, हैदराबाद का नाम, सिलिकॉन वैलीज बना रहे हैं। और उसमें क्या है, उनके पास बिल्कुल वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वो तामीर कर रहे हैं जितना, जैसा कि अमेरिका के अंदर है या बाकी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर है। तो हमने जो है इस तरफ फोकस नहीं किया। हम अभी तक रवायती साजो सामान के साथ मुसल्ला होकर दुनिया के अंदर निकले हुए हैं। और अभी अगर दिफा के शोबे की बात करें तो हमने अभी पिछली जो जंग थी उसमें साबित किया है कि हमारा दिफा बहुत जदीद खतूत पे उस्तवार है। हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं दिफा के शोबे के अंदर। और हमने जो है जहां अटैक करना था अटैक भी किया। हमारे पास जो है वो, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से लेके हर शोबे तक हम जो है वो बहुत एडवांस हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने इसका जो है अपने पब्लिक सेक्टर, जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें स्टूडेंट्स को बराह रास्त उसके अंदर नहीं किया, बल्कि हमने जो है ये अपनी सलाहियत हासिल की दीगर ममालिक के साथ अपने मुआहदे करके, जैसे चाइना के साथ और इस तरह के। आईटी में हमारे इतने बच्चे सबसे ज्यादा आईटी के शोबे में निकल रहे हैं और वो बेचारे सारे जॉबलेस फिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान स्मार्ट नहीं करे तो जितनी ये गल्फ कंट्री से रीलोकेट हो रही है कंपनीज, वो डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब देखेंगे। आसिम, हमें सी पैक के थ्रू फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि हमारे चाइना के साथ ऑलरेडी दिफाई मुआहदे हैं। चाइना ने हमें जो है वो इंतहाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। और सच्ची बात बताऊं कि इसी अमेरिका के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इसके साथ सफ़े अव्वल के मुजाहिद भी बने रहे। और हमने जो है वो रूस के ख़िलाफ़ जो महाज था अफ़गानिस्तान में और मुख्तलिफ जो इस हवाले से पाकिस्तान मुख्तलिफ जंगों में रहा, उससे फ़ायदा या उठाया नहीं या हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की गई। लेकिन चाइना ने जो है हमें दिफा के शोबे के अंदर बहुत मॉडर्नाइज़ किया, हमें जो वो टेक्नोलॉजी दी। फिर जो है आप देखें कि सी पैक के थ्रू हम जो अभी पूरा एक जो है वो फाइबर नेटवर्क तामीर कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के शोबे के अंदर और दीगर आईटी के शोबों के अंदर जो हम उनके साथ जो वो कॉरिडोर तामीर कर रहे हैं, हमें जो वो इस पे फोकस करना होगा। बिल्कुल आसिम, इसके ऊपर फिर हम दोबारा से उस पे आते हैं कि डिफेंस में दुनिया ने बहुत तरक्की की, क्योंकि इस वॉर से साबित हुआ कि जो दो मुल्क लड़ रहे होते हैं उनके बजाय जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो अंडर अटैक आ जाते हैं। जैसे कि ईरान ने किया, ईरान पे हमला तो अमेरिका ने किया था, लेकिन अमेरिका चूंकि उससे बहुत दूर था तो उसने बेहतर समझा कि वो जीसीसी ममालिक, जो कि गल्फ ममालिक हो, जिनके साथ ईरान के हमेशा से ताल्लुकात हॉस्टाइल रहे हैं और वो हमेशा समझता है कि वो प्रो अमेरिकन कंट्रीज हैं,
तो उन्होंने उनको अटैक किया, उनके ममालिक को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और फ़ायदा किसको हुआ? डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनीज को, जिन्होंने अब असलहा बेचना है इन ममालिक को फर्दर अपनी डिफेंस के लिए। जंग रुक भी जाए तो इन ममालिक को बनानी है अपनी रिजिलियंट फ़ौजें बनानी है, अपना रिजिलियंट किस्म का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसके लिए जहाज़ चाहिए, जिनके लिए उनको एम्यूनेशन चाहिए, जिनके लिए उनको मिसाइल, ड्रोन इंटरसेप्टर्स, मिसाइल इंटरसेप्टर्स, रडार सिस्टम्स चाहिए। तो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री अब ओपन हो रही है। पहले भी वो बहुत कमाती है डिफेंस की इंडस्ट्री, तो अब मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ओपन हो रही है और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इससे बेनिफिट फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझती हूँ पाकिस्तान को और फायदा, पाकिस्तान को एक जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन अप्रोच अपनाना होगी, बिल्कुल एक्सपोर्ट ये ओरिएंटेड। नहीं करना कि हमने असलहा बेच दिया, बिल्कुल। बेच दिया, पूरी दुनिया असलहा बेचती है। रवायती हथियार तो अब नहीं चलते। हाँ, आपको बेचना है, आपको मार्केट में रहना है, तो आपको असलहा बेचना होगा। आसिफ आगे आ जाते हैं क्योंकि ऑयल मुतासिर हुआ, तो एक और शोबा था जो कि सामने आ गया, वो था ऑल्टरनेट एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का। और आसिफ आपको पता है कि कुछ ममालिक हैं जैसे कि इंडिया, कोरिया, मैंने देखा पाकिस्तान में तो ऑलरेडी सोलर रेवोल्यूशन आया हुआ है, रूफटॉप रेवोल्यूशन है हमारी तरफ, एक एनर्जी का बहरान। इस वजह से भी थोड़ा सा काम लगा कि हमारे लोग जो थे वो सोलर टॉप की, जो सोलर पैनल्स है उनकी तरफ जा चुके थे। लेकिन इंडिया, कोरिया और मैं पढ़ रही थी थाईलैंड वगैरह ने, इन्होंने इनिशिएटिव्स दिए और ये बड़ा प्रमोट कर रहे हैं सोलर, यानी कि सोलर की सनत, तो फिर विंड की सनत, विंड एनर्जी की सनत, ये सारी उठ गई। आसिम, आपका फेवरेट कंट्री चाइना। चाइना का इलेक्ट्रिक के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बड़ा कंट्रोल है आसिम। और हम भी देख रहे होते हैं कि आजकल कौन सी इलेक्ट्रिक कार है, क्योंकि डेफिनेटली पेट्रोल तो अफोर्ड होना नहीं है। तो चाइना ने तो फिर काफ़ी फिर इलेक्ट्रिफिकेशन से, ईवी कार से आसिम, चाइना ने तो फिर ईवी से बहुत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया होगा। और डेफिनेटली उनका सुना है कि बेनिफिट में तो आ रहा होगा, फिर उनका ये वाली सनत उसको वो यूटिलाइज कर होंगे। बिल्कुल, देखें चाइना जो है वो इस वक्त दुनिया में ईवी के शोबे के अंदर अगर नंबर 1 नहीं था कोई साल पहले, तो अब नंबर 1 में आने की पोजीशन में आ चुका हुआ है। और इस दौरान आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देख लें कि हम लोग आम तौर पे एक बहुत ही रवायती किस्म का मुल्क समझे जाते थे, और लोग आज भी बड़ी मुश्किल से HEV पे कन्वर्ट हुए थे, यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे थे। अभी तक हम जो है वो आइस इंजन जो है, जिसे इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, जैसे टोयोटा करोला है, होंडा सिविक है, सुजुकी ऑल्टो है, सुजुकी मेहरान है, इस तरह की रवायती गाड़ियाँ लेने के, खरीदने के कायल थे कि यार 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल चलती हैं। मेरे पास गाड़ी है, अब्बू ने खरीदी थी, और उन्होंने अपने वाले साहब से विरसे में ली थी, मैंने 10 साल पहले इसका इंजन बनवाया था, आज तक वो सारा चला। अब जो है आप देखें कि सिर्फ पिछले 2 से 3 माह के दौरान जो है 8% एवरेज जो है, तकरीबन 8% जो है उसकी मांग में इजाफा हुआ खालिसन इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और हमें जो है अभी मज़ीद इस तरफ जाना है। इसकी इजाफा अगर नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, तो उसकी एक वजह है हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गाड़ियों का जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पे आप देखें कि पिछले साल 2025 में जो चाइना की कंपनी है BYD, जिसे कहते हैं बियॉन्ड ड्रीम्स, जिसने जो है वो लोगों के ख्वाब की ताबीर की। लोग टेस्ला जैसी गाड़ी ख्वाब में देखते थे, उसने हर एक के हाथ में उसकी कुंजियाँ पकड़ा दी BYD की सूरत में, और उससे कहीं ज़्यादा एडवांसमेंट्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो कामयाब होती उस तरह से नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये कि यहाँ पे हमारे यहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर आप देखें कि इसी अरसे के दौरान मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, चाहे ग्रेट वॉल मोटर्स की है, हेबल है, उसमें जो है वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, बाकी कंपनीज़ भी लेके आ रही हैं, अभी मास्टर चंगान भी लेके आए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ लेके आई हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है पाकिस्तान को, इस हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसिम, फिर हम ईवी की बात करें तो मैंने पढ़ा कि यूरोप में ईवी में जो है 51% इंक्रीज़ हुआ, और हम भी स्कूटीज़ देख रहे हैं, हम भी इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ देख रहे हैं। तो आसिम, इसके साथ ही आज हम अपने शो को वाइंड अप की तरफ लेकर जाते हैं, और जो हमने आज मेन पॉइंट्स उठाए वो यही थे कि इस ईरान अमेरिका जंग की वजह से बज़ाहिर तो हमें लग रहा था कि पूरी दुनिया को, और डेफिनेटली पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ऑयल की का बहुत क्राइसिस आ गया, फ्यूल प्राइसेस बहुत शूट अप कर गई हैं।
साथ में जो है बाकी इन्फ्लेशन आ रही है दुनिया में, लेकिन कुछ शोबे हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है और उनमें सबसे एक तो कुछ ममालिक हैं और रशिया ने अपने पेट्रोल के अंदर फ़ायदा उठाया है, वेनेजुएला ने उठाया है। इस तरह हमने इंडिया की बात की कि इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर में किस तरह फ़ायदा उठाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो शोबा जिसने इस वॉर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है वो है डिफेंस प्रोडक्शन का शोबा। ना सिर्फ इस ऑन गोइंग वॉर में बल्कि अब मुख्तलिफ ममालिक को, स्पेशली GCC ममालिक जो हैं, उन्हें अपना एक रिजिलियंट किस्म का डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्डअप करना है, जिसके लिए वो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनीज की तरफ देख रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन है, आपको पता है, जो हम कहते हैं असलहा बनाता है, सबसे बड़ा जो असलहा का एक्सपोर्टर है अमेरिका है, और अमेरिका की जो डिफेंस की प्रोडक्शन की कंपनीज हैं उन्होंने इस जंग का भरपूर फ़ायदा उठाया है। यानी कि ये जो जंग थी कुछ के लिए तो ये मुसीबत लेकर आई, लेकिन बाज़ लोगों के लिए, बाज़ अनासर, बाज़ शोबों के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी जिन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और आसिम, हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इस जंग को, जो पूरी दुनिया हम समेत, हम सबसे ज़्यादा इसके मतलब हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, गोके हमें सफारती सतह पर बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन हम ओवरऑल हमें बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है इस जंग की वजह से। तो आसिम, हमने देखा कि ऑयल प्रोडक्शन में रशिया ने बहुत फ़ायदा उठाया, वेनेजुएला को बेनिफिट हुआ, इसी तरह IT में इंडिया को, और डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस के इंडस्ट्री में अमेरिका की कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। तो आसिम, ये था आज का हमारा सबक। कबल इसके क्या वाइंड अप करें, मैं एक सरसरी सा एक जायजा जो है मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर करता हूँ। आप देखें कि इस और आप साथ साथ कंपेयर कर दीजिए ना कि पाकिस्तान में हम लोग कहाँ खड़े हैं उसमें। आप देखें कि अगर आप नए हथियारों और मिसाइल सिस्टम की आलमी सतह पे अगर तलब का अंदाजा करें तो वो 120 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। और इस दौरान इतने पैसे इस शोबे के अंदर बाकायदा इंजेक्ट हुए, मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में आ गए सिर्फ इस शोबे की खातिर। फिर आप देखें कि जो है वो ऑयल प्राइसेस थी 150 अरब डॉलर जो है इस शोबे के अंदर जो है वो इजाफी तौर पे लोगों ने कमा लिया है। फिर जो है वो आप देखें कि जो तवील बहरी रास्ते और कंटेनर किराए जो थे, यानी कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है आपकी, इसने बहुत ज़्यादा कमाया है। और 50 अरब डॉलर जो है सिर्फ यहाँ पे सर्कुलेशन में आए हैं मार्केट के अंदर। बिल्कुल। और फिर जो है साइबर सिक्योरिटी में जो है वो जो अटैक्स थे वो एक अहम जुज़्व हुआ करते हैं साइबर सिक्योरिटी को, चीज़ें बेसिकली बचाने के लिए होता है। तो उसमें 35 अरब डॉलर जो है वो इंजेक्ट किए गए हैं मार्केट के अंदर। हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तान के शहरी और बाशऊर शहरी के इस चीज़ पे जब वो गौर करने की ज़रूरत है कि हम इन शोबों में कितना यद तूला हासिल कर रहे हैं, कितना जो है वो हम इसको तरजीह बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी हमारा बजट भी आने वाला है, उसमें जो है वो हम हायर एजुकेशन की बात भी करेंगे, हम इसमें मुख्तलिफ शोबों को तरक्की देने की भी बात करेंगे, और गुज़िश्ता साल हमने किस किस शोबे के अंदर कितनी जो वो ग्रोथ की उसकी भी बात करेंगे। लेकिन काश के अभी से जो वो कोई इस तरह के ग्रुप्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हों, और हुकूमत जिनके साथ कोऑर्डिनेशन में हो कि हुकूमत को वो मशवरा दें, और इन शोबों के अंदर हम लोग भी अपनी जो वो एक्सपोर्ट्स की बात करें। हमने कहा वो पाकिस्तान उड़ान करेगा, हमने 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात की। 2047 तक जब पाकिस्तान अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर चुका होगा, हमने $3 ट्रिलियन बनाने की इकॉनमी बनाने की बात की। लेकिन ये उड़ान मुमकिन तब होगी जब आप जो है अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करेंगे, अपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के रवायती शोबों से हट के नए शोबों की तरफ जाएंगे। और जो आपका इस वक्त जो एक प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा अपना अपग्रेड करते हुए आप दिफा के शोबों के अंदर जो है एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करेंगे, रवायती हथियारों से हट के। रवायती हथियारों में बहुत आगे हैं, कोई शक ही नहीं है। फिर हम जो वो लोगों को ह्यूमन कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। हमारी अफवाज पे लोग ट्रस्ट करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इनका तोती बोलता है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लो, आप जो है वो न सामाने हरब की आपको फिक्र होगी, ना ही लड़ाई, ना किसी चीज़ की चिंता होगी।
लेकिन हमें जो है बिल्कुल गैर रवायती सोच अपना के अपनी सोच में जिद्दत ला के इन शोबों पे फोकस करना होगा। बिल्कुल आसिम, हम इसी के साथ वाइंड अप करते हैं कि पाकिस्तान को इस वॉर से बेनिफिट करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तो बहुत अच्छा प्ले किया और मुझे उम्मीद है हम डिफेंस प्रोडक्शन की सतह पर भी अच्छा प्ले कर रहे होंगे, लेकिन हमें वी कैन डू मोर, वी शुड डू मोर और हमें सब शोबों में फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हमने आज उन कंट्रीज़ का जिक्र किया, उन शोबों का जिक्र किया जिन्होंने इस वॉर का मैक्सिमम फ़ायदा उठाया है और डेफिनेटली उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को बूस्ट ही किया है इस वॉर की वजह से, और आने वाले दिनों में उनके मुमालिक में इसकी वजह से बेहतरी आएगी, उनके शोबों में बेहतरी आएगी। तो आसिम, इसके साथ ही हम आज का अपना शो वाइंड अप करते हैं। नौशीन यूसुफ और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।